बिल्कुल ठीक है। जॉन साहब, आपके ख्याल में ये जंग बढ़ रही है या ख़त्म होने जा रही है? शुरू करने से पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। शुरू करने से पहले एक चीज आपको बताऊं, एक खबर आने वाली है। आई होप, मेरे दोस्त ने मुझे काफी थोड़ा टाइम पहले बताया था कि आईएईए के साथ सस्पेंड करने वाले हैं। ईरान जो है वो सस्पेंड करने वाला है ताल्लुकात। अभी मुझे पता नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मोबाइल रख के, तो आई डोंट नो व्हाट द न्यूज इज, बट खबर आ जाएगी आपको कि आईएईए के साथ ईरान अपना पूरा जो वो मुआहिदा है वो सस्पेंड कर देगा ऑफिशियली। एनपीटी से बाहर आने की भी बात हो रही है। और एट द सेम टाइम देखें, ये नेतारों ने फेल किया है ईरान को। आपकी जहां तक बात रही, यहाँ पे इस वक्त जो माहौल है ना, जो लोगों के तासुरात हैं, वो बड़ा इंटरनेशनल इदारों से इस वक्त डिस्ट्रस्ट हो गए हैं। और जहां तक डैमेज असेसमेंट्स की बात आती है, जहां तक बात आती है कि क्या करेगा ईरान, किस तरीके से आगे जाएगा, अभी भी ईरान इसराइल के ऊपर कंटिन्यू रख रहा है अपना अटैक। और मेरे ख्याल में ये भी एक ऐसी जो चीज है अटैक कंटिन्यू रखने की इसराइल के ऊपर, ये भी एक डायरेक्ट अटैक ही कंसिडर किया जा सकता है अमेरिका के ऊपर। तो बेसिकली फायदा नहीं हुआ अमेरिका का इतना खर्चा करने का, या इतने बॉम्बर्स को लेके आने का। एडवेंचरिज्म इनकी फेल होती भी आई है। और यहाँ पे भी आई थिंक इतना डैमेज, इनिशियल जो असेसमेंट है एटलीस्ट वो ये कहता है कि कोई रेडिएशन लीक नहीं हुई, स्टॉक पाइल मूव हो गया था, और कोई खास जो है वो कोई ऑब्जेक्टिव मीट नहीं कर पाए यूनाइटेड स्टेट्स। और दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। जी बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं कि ये इत्तलात भी हैं कि स्टॉक पाइल जो है वो ऑलरेडी मूव कर दिया गया था और वहाँ पर ट्रकों की बड़ी मूवमेंट भी देखी गई है। मैं अनवर साहब से शुरू करते हुए फिर जॉन हुसैन साहब के पास आता हूँ। अनवर साहब, ये जो अभी अमेरिका ने बराह रास्त ईरान और इसराइल की जंग में कूदने का फैसला किया और बराह रास्त हमला किया ईरान के ऊपर, उसके नतीजे में ट्रंप को क्या अमेरिका में सराहा जा रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है? क्योंकि उनका बयानिया ये था कि मैं अमन चाहता हूं, मैं जंगें खत्म करूंगा, यही कहकर वो इलेक्शन जीत कर आए थे। तो अभी उनके इन इकदाम को अमेरिका में मजबूरी तौर पर उनकी अपनी पार्टी में और मुखालिफ सियासी पार्टियों में कैसे देखा जा रहा है? देखिए, एक तबका है जो जंग का मुखालिफ है और एक बड़ा तबका है वो, और वो मुखालफत कर रहा है और करता रहेगा। जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो लिबरल्स हैं, जो एक अमन पसंद सोच के लोग हैं, मुखालफत करें। फिर उनकी अपनी पार्टी जो है उसमें जो उनके अपने राइट के लोग हैं जो कि जंग चाहते हैं कि अमेरिका जंग में इन्वॉल्व ना हो और अमेरिका माशी तरक्की पे फोकस करे, वो भी मुखालिफ हैं। लेकिन अमेरिकन सिस्टम, आपको पता है कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से ज़रा मुख्तलिफ है। सदर जो है एक दफ़ा मुंतखब हो जाए तो 4 साल से पहले नहीं हटता। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर वो मेजॉरिटी लूज कर जाए तो वो हट जाता है, यहाँ नहीं हटता। और दूसरी बात ये होती है कि उसको तरह की जो इम्पीचमेंट वगैरह वो बहुत मुश्किल है। माजी में भी कोशिश हुई, सदर इम्पीच नहीं हो सका। इनके ट्रंप के खिलाफ भी हुई, वो भी नहीं इम्पीच हो सके। तो मैं समझता हूँ कि मुखालफत के बावजूद ट्रंप अपनी पॉलिसी पे कायम रहेंगे जब तक वो चाहेंगे। सही है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अब जॉन साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अटैक लॉन्च कर दिया, बराह रास्त किया, उनको सियासी तौर पर हम देख रहे थे कि क्रिटिसिज्म हो रहा है, खुद इम्पीचमेंट का जो है वो मुतालबा किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की, और कहा जा रहा है कि ट्रंप ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, इनका तो मुआखज़ा होना चाहिए। उनके सियासी मुखालिफिन वहाँ पर बात कर रहे हैं। आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक ईरान में जाना चाहेंगे? देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ, हिस्ट्री कह रही है कि अमेरिका जहां जहां गया है, डायरेक्ट एंगेजमेंट की है, वहां वहां वो अनसक्सेसफुल हुआ है। वियतनाम वॉर में इनको शिकस्त हुई, अफगानिस्तान में इनको शिकस्त हुई, इराक में इनको जो है वो कंट्रोल कोई खास नहीं रख पाई, लिबिया को इन्होंने खंडर बना दिया। तो अब मैं क्या ही कहूंगा इस पे बहरहाल। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो करना चाह रहे हैं, मिलिट्री एडवेंचरिज्म जो ये कर रहे हैं, एक तो इनका अपना कॉन्ट्रडिक्शन, जेडी वैंस साहब का बयान देखें आप, वहां से उनका अगर रात पहले। लेकिन एनपीटी की भी बात कर रहे थे जॉन साहब, एयर मार्शल साहब, ये जो एनपीटी में ईरान को अब क्यों रहना चाहिए अगर उसकी न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हो गया? आईएईए कुछ नहीं कर सका, अक़वाम मुत्तहिदा कोई किरदार अदा नहीं कर सका, ईरान पर ऑलरेडी पाबंदियां हैं, शायद बरकरार भी रहेंगी, तो एनपीटी में क्यों रहे ईरान? देखिए जी, इस स्टेज पे रहना या ना रहना इनसिग्निफिकेंट है। इसका कोई रिजल्ट नहीं है, इसकी कोई रिपरकशंस नहीं है। क्योंकि पहले अगर वो इससे निकलता तो शायद मुबसरीन ये कहते कि उन्होंने एक जवाब दे दिया है उस नैरेटिव को जो अमेरिका और इजराइल टो कर रहे थे। तो अब तो ऑलरेडी
वो सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं। जो मैक्सिमम इजराइल अपने रिसोर्सेज से और अमेरिकन कोलैबोरेशन से कर सकता था, इजराइल कर चुका है और कर रहा है। जो अमेरिका के पास सबसे बड़ी ऑप्शन थी वो एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो अब उनके पास कुछ करने को रह नहीं गया जी। तो अब प्रैक्टिकली जो है, जो इस जंग का जो टिल्ट है वो मेरे ख्याल में ईरान के फेवर में बतदरीज जा रहा है। तो इसमें मैं जो है ईरानियन लीडरशिप की जो रेजिलियंस है, बल्कि पूरी ईरानी कौम की और ईरानियन लीडरशिप की जो बड़ी अच्छी जो है हैंडलिंग है, आप ये देखिए कि उन्होंने बड़े रिस्ट्रेंट के साथ उन्होंने अपनी ऑप्शंस इस्तेमाल की हैं। अभी बावजूद इसके कि उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो जो एक टारगेट रिच इन्वायरमेंट अमेरिका ने उनको प्रोवाइड की है, अमेरिकन बहुत सारे एसेट्स, नेवल एसेट्स भी इस रीजन में आ गए हैं और उससे पहले उनके परमानेंट बेसिस जो हैं वो ऑल अक्रॉस अरब वर्ल्ड जो हैं वो स्कैटर्ड हैं। तो वो ईरान जो है वो अपने मिसाइल से उनको हिट कर सकता है। सही। किस हद तक उनमें कामयाबी होगी वो उसके ऊपर आप वही फार्मूला स्ट्राइक्स किए हैं अमेरिका ने, अगर वहां पर जो जौहरी मवाद मौजूद होता तो आपके ख्याल में वाकई वो तबाह हो चुका होता? यानी स्ट्राइक्स जो हैं वो इतनी प्रिसाइज थी या वो इतनी गहराई में हो सकती हैं कि वहां मौजूद होने के बावजूद भी बच जाती? देखिए, जो एक नॉर्मल एक लॉजिक है ना, उसके मुताबिक आप ये देखिए कि जिस टाइम फ्रेम में ये फैसिलिटीज़ डेवलप हो रही थी, ये थ्रेट्स उस वक्त भी जो है ईरान को पता थी। ये कोई आज उनकी लड़ाई नहीं शुरू हुई। जब से ईरान में रेवोल्यूशन आया है, वो जो हॉस्टेजेस क्राइसिस था तेहरान का, उस वक्त से लेके आज तक उनकी दुश्मनी है। उसकी इंटेंसिटी में फ़र्क आता है या मैनिफेस्टेशन में। दुश्मनी तो उनकी इजराइल और अमेरिका दोनों से है। तो क्या आप समझते हैं कि ईरानियन इतने ही नाइव होंगे या जो है इतने ही वो अनप्रोफेशनल होंगे कि वो अपनी फैसिलिटी को जो उस वक्त के अवेलेबल थ्रेट्स हैं उससे महफूज नहीं बनाएंगे? मैं तो समझता हूं कि ये निस्बतन एक आसान काम है, बजाय इसके कि जो सेंट्रीफ्यूग्स और एनरिचमेंट के प्लांट्स वो अपने तौर पे बना रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ। ये तो एक सिविल इंजीनियरिंग और रेडिएशन का फिर फाइंड या डिटेक्ट ना होना, क्योंकि ये रिपोर्ट्स आई हैं कि कोई इस इलाके में ऐसी कोई फॉल आउट नहीं है जी। और किसी एजेंसी ने, किसी मॉनिटरिंग सिस्टम ने ऐसी कोई इतला नहीं दी, क्योंकि वो तो फिर इस पूरे दो ही सूरतें हो सकती है ना फिर, या तो वहां पर ऐसा कोई मवाद मौजूद ही नहीं था या वहां से वो निकाल लिया गया। देखिए, कुछ ना कुछ तो है। उसकी वजह यह है कि अगर ईरान का प्रोग्राम उतना ही पीसफुल होता तो फिर ये सारा ड्रामा क्यों? ये उस तरह नहीं है जिस तरह वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का ड्रामा किया गया था इराक के लिए। उसके मकासद कुछ और थे। आप ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो जो पहला रिसर्च न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी डेवलप की गई थी ईरान में, तेहरान के पास, वो रज़ा शाह पहलवी के टाइम में। कितना अर्सा ये जंग लड़ सकता है? और यही सवाल अमेरिका के लिए भी है कि अमेरिका कितना अर्सा ये जंग लड़ सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जी हमने तो मार दिया, अब तुम ना आगे बात बढ़ाओ तो हम इसको ख़त्म कर देंगे। यानी अमेरिका शायद इसको प्रोलॉन्ग करना नहीं चाहता, लेकिन ईरान के अंदर कैपेबिलिटी और कैपेसिटी कितनी है? देखिए, अमेरिका की बातों में और उनके एक्शंस में एक कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो हमेशा होती है, और ख़ास तौर पे इस कॉन्फ्लिक्ट में तो आपने देख ही लिया कि वो किस तरह से जो है वो मुज़ाकरात की बात करते फिर अटैक करवा दिया, और उसके बाद वो 2 हफ्ते की बात की और 24 घंटे में दोबारा अटैक कर दिया। तो अमेरिका के बारे में तो कुछ कहना जो है वो, डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी अनप्रेडिक्टेबल है जी। तो एट बेस्ट अगर आप कोई ये गेस कर सकते हैं उनके बारे में, तो वो ये है
कि क्योंकि उनको एक रेजिस्टेंस मिल रही है और वो आज जो बयानात आ रहे थे उससे ये लगता है कि वो उस चीज़ को साल्वेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैंने कोई क्योंकि उनके ऊपर पाबंदी है कि वो अमेरिकन कांग्रेस से अप्रूवल लेके कोई वॉर वेज कर सकते हैं। तो उसका जवाब वाइट हाउस ने ये दिया कि ये वॉर नहीं है बल्कि ये एक तरह से एक ऑपरेशन है, एक महदूद एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस। तो उससे तो ये लगता है कि वो शायद एक लंबी जो है फोर्स एप्लीकेशन वो उसमें नहीं जाना चाहेंगे। और एक कोशिश उनकी ये होनी चाहिए लॉजिकली कि वो एक ऐसी कोई विंडो मिल जाए जिसमें एग्जिट स्ट्रेटजी प्लान कर सके इजराइल, और वो एक वो चीज़ जो है वो ईरान के लिए भी जो है पैलेटेबल हो। तो ये तो अमेरिकन साइड है। लेकिन जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान की कैपेबिलिटी के को कभी भी क्वांटिफाई नहीं हो सकती क्योंकि ये सारी उनकी इंडिजिनस प्रोडक्शन है मिसाइल सिस्टम्स की, और उसमें से कितने इस्तेमाल हुए कितने नहीं हुए वो उसके बारे में कुछ कहना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। लेकिन एपरेंटली जिस तवातुर से और जिस पैटर्न पे वो टारगेटिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कुछ हफ्ते तक इस जंग को कंटिन्यू रखना और इजराइल को इसी तरह से ब्लीड करते रहना वो ईरान की कैपेबिलिटी में हमें उनको ग्रांट करना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात जो है कि ईरान ओवरऑल कोई इस चीज़ से एग्री करे या ना करे, ईरान जो है वो जारहियत का शिकार हुआ है। ईरान जो है वो अपने रिजॉल्व और अपने जो है उसके साथ ये जंग कर रहा है। तो वो उनको अगर आप दीवार के साथ लगा देंगे तो वो तो फिर आखिरी बंदे तक लड़ेंगे, आखिरी मिसाइल तक वो लड़ते रहेंगे। डिसएंगेज करने का वेस्ट को और अमेरिका को नुकसान होगा ईरान को। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे। जी, वो इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। देखिए वो आज अगर हर रोज अटैक कर रहे हैं तो वो 2 दिन के वक्फे से भी करें तो वही ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे इजराइल में। तो वो अपनी स्ट्रेटजी को जो है उसकी इंटेंसिटी को वो वेरी करके अपनी टारगेटिंग फिलॉसफी को मॉडिफाई करके वो ईरान पे अपना प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर, अपना जो है जो मिलिट्री प्रेशर है वो उसको बरकरार रख सकते हैं, वो इसको इंड्योर कर सकते हैं। उसके मुकाबले में क्या होगा कि उनके ऊपर रेड्स आते रहेंगे। इजराइल के रेड्स वो पहले भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। और आप ये देखिए अगर हिस्ट्री से कोई हमने सबक सीखना हो तो 8 साल इराक के साथ लड़ाई में उन्होंने अपनी पूरी एक जनरेशन जो है ना वो शहीद करवा दी थी, और उसके बावजूद वो जंग जो है इराक और इराक के जो सपोर्टर दुनिया थी वो जीत नहीं पाए थे। बिल्कुल सही।